तो आज हम करने वाले हैं अपने क्लास 9th के हिस्ट्री से सेकेंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। इसमें हम लोग आज डील करेंगे टॉपिक 4 को। टॉपिक 4 में टोटल 4 टॉपिक हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है। 4, 4.1, 4.2, 4.3 और उसको लास्ट में कंक्लूड करेंगे टॉपिक 5 से, ठीक है। तो आज हम लोग ये डील करने वाले हैं, ओके। सबसे पहले शुरू करते हैं टॉपिक 4, ओके। टॉपिक 4 क्या है? व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर। टॉपिक 4 इज व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर, ठीक है। देखिए अक्टूबर में क्या हुआ था, हमें याद है अक्टूबर 1917। यहाँ पे क्या होता है? बोल्शेविक्स केम इनटू पावर इन रशिया। बोल्शेविक पावर में आते हैं, यही होता है अक्टूबर में। अब बोल्शेविक के पावर में आने के बाद रशिया में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, हम लोग यहाँ इस टॉपिक में डील करेंगे। देखिए हम लोगों ने पीछे पढ़ा है ना, अप्रैल थीसिस देखा है लेनिन का, तो वहाँ पे देखा है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, ठीक है ना। जो बोल्शेविक्स हैं दे वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, दे डिमांडेड नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स, ये देखा है हम लोगों ने। तो सब दे डिमांडेड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स अमोंग पीजेंट्स, ये सारी चीज़ें देखे हैं पीछे। तो ये डिमांड कर रहे थे, जब ये पावर में आएंगे तो वही चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे। कोई भी गवर्नमेंट जो लोगों को ऑफर करती है कोई भी आइडिया, ठीक है, जब वो पावर में आते हैं तो अपने उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे भी यही देखते हैं कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, तो जब पावर में आएंगे तो इंडस्ट्री को क्या करेंगे? इंडस्ट्रीज क्या किए गए? नेशनलाइज किए गए। नेशनलाइज कहने का मतलब क्या है कि इनके ऊपर किसका कंट्रोल होगा? गवर्नमेंट के कंट्रोल होंगे। इंडस्ट्री नेशनलाइज हुए, बैंक्स नेशनलाइज हुए हैं, ठीक है। बैंक के ऊपर भी किसका कंट्रोल होगा? बैंक के ऊपर भी अब स्टेट का कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। उसके बाद लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स, इसमें क्या होगा कि जो नोबल्स के लैंड्स थे, जो नोबल्स के लैंड्स थे, ठीक है, उनको पीजेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। गवर्नमेंट ने पीजेंट्स को अलाउ किया कि वो लैंडलॉर्ड्स के ज़मीन पे अटैक करे, उसको कॉन्फिस्केट करे, उसको कैप्चर करे। कॉन्फिस्केट का मतलब कब्जा करना, छीन लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया? पीजेंट्स को अलाउ किया। अब क्या करेंगे? जो पीजेंट्स थे दे कन्फिस्केटेड लैंड्स ऑफ नोबल्स, ओके। एक तो ये चेंज देख रहे हैं कि पहला चेंज क्या देख रहे हैं? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज। सेकेंड, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स, ठीक है। उसके बाद जो टाइटल्स थे, जो अरिस्टोक्रेट के टाइटल्स होते थे, उनको बैन किया गया। एंड ऑफ टाइटल्स, ठीक है ना। एरिस्टोक्रेट्स को, नोबल्स को जो टाइटल्स मिलते थे स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, उन टाइटल्स को ख़त्म किया गया, ठीक है। साथ ही साथ देखिए रसिया में चेंज हुआ है ना, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स देख रहे हैं, नेशनलाइजेशन ऑफ बैन देख रहे हैं। रसिया में जो बड़े बड़े घर थे, जो लार्ज हाउस थे, ठीक है, तो लार्ज हाउस को क्या किया गया है? फैमिली के जो वहाँ पे फैमिलीज है उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको बांट दिया गया। लार्ज हाउस में क्या किया गया? फैमिलीज सेटल किए गए, ठीक है। जो बड़े बड़े घर थे ना, बड़े बड़े घरों को क्या किया गया? लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से क्वार्टर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। जो नोबल्स के बिल्डिंग थे उनको गवर्नमेंट ने क्या किया? अपने कंट्रोल में लिया। गवर्नमेंट के ऑफिस वहाँ पे बना के उसको यूज करना शुरू किया है, ओके। देख रहे हैं हम लोग 4-5 चीज़ें बेसिकली देख रहे हैं। नेशनलाइजेशन हो रहा है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स हो रहा है, टाइटल्स को ख़त्म कर रहे हैं, बड़े बड़े घरों को लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से उसको क्वार्टर बना के दे रहे हैं लोगों को, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए होता क्या है कि ये जो चेंजेस है जो बोल्शेविक्स ने रसिया में चेंज किए हैं, इस चेंज को और ज़्यादा असर्टिव बनाने के लिए, ये चेंज कॉमन लाइफ में भी दिखाई दे, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है? जो आर्मी और ऑफिशियल्स के यूनिफॉर्म थे, ठीक है, उनको भी चेंज किया गया है। चेंज इन यूनिफॉर्म आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। एक हैट को देख सकते हैं, रसियन हैट है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्यूदनोवका, ठीक है। तो ये आर्मी आप देख रहे हैं ना अपने टेक्स्ट बुक में, ये हैट है। 1 नंबर में कई बार पूछ लेते हैं, तो व्हाट वाज ब्यूदनोवका? ब्यूदनोवका वाज अ रसियन हैट। क्लियर है? चलिए
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए फरवरी के बाद जो चेंज लिए गए हैं, अब जो बोल्शेविक पार्टी थी, बोल्शेविक पार्टी क्या होती है, अपना नाम कंप्लीटली चेंज करके हो जाती है रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, बोल्शेविक पार्टी रीनेम्ड इटसेल्फ एज रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, ठीक है। देखिए अभी क्या है ना, बोल्शेविक पार्टी क्या कंट्रोल है रसिया के ऊपर। 1917 में रसिया में बोल्शेविक पार्टी इलेक्शन कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, लेकिन इस इलेक्शन में इनको क्या होते हैं, दे फेल्ड टू गेट मेजॉरिटी। इस इलेक्शन में इनको मेजॉरिटी नहीं मिलती है, बोल्शेविक पार्टी को इलेक्शन में मेजॉरिटी हासिल नहीं होती है। ठीक है, जनवरी 1918 में क्या होता है, फिर देखिए कि जनवरी 1918 में जो असेंबली है, रशियन असेंबली है, जनवरी 1918 में ये बोल्शेविक ने जो मेजर लिए हैं, जो स्टेप्स लिए हैं, उसको इग्नोर करती है। ठीक है, असेंबली जो है वहाँ रसिया की असेंबली है, वो बोल्शेविक्स मेजर को क्या करती है, इग्नोर करती है, उसको क्रिटिसाइज करती है। बात आ रही है समझ में। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि लेनिन ने जो भी स्टेप्स लिए हैं, असेंबली उसको क्रिटिसाइज कर रही है, तो लेनिन ने क्या किया है, असेंबली को ही सस्पेंड कर दिया। पावर में तो ये है, सो बोल्शेविक्स और लेनिन अभी दोनों एक ही है, बात एक ही कहेंगे हम लोग। तो बोल्शेविक्स और लेनिन ने क्या किया, पावर वो असेंबली को ही डिसमिस कर दिया है। उसके बाद देखिए लेनिन क्या चाह रहे हैं, लेनिन को ये लग रहा है कि जो रसिया का ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा है वो एक अनसर्टेन कंडीशन में हो रहा है, तो यहाँ क्या करना चाहिए, पावर कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से रसिया का जो सारा सिस्टम है उस पर इनको मेजॉरिटी तो मिला नहीं है बोल्शेविक्स को। ठीक है, फिर भी ये कह रहे हैं कि नहीं, बोल्शेविक्स को मेजॉरिटी मिले या नहीं मिले, रसिया में सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन लोगों का बोल्शेविक्स ही करेंगे। और इन्होंने क्या किया, सारे सिस्टम को अपने अंडर ले लिया। ठीक है, तो रसिया में क्या किया, इसके बाद इन्होंने रसिया को वन पार्टी स्टेट डिक्लेयर कर दिया। वन पार्टी स्टेट मीन्स क्या होगा कि रसिया में बोल्शेविक्स के अलावा और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अलाउड नहीं होगी। हम लोगों ने पीछे अपने सिविक्स में पढ़ा है ना पहले चैप्टर में कि चाइना एक वन पार्टी सिस्टम है चाइना में। तो बोल्शेविक्स ने क्या किया, यहाँ पे बोल्शेविक्स ने रसिया में वन पार्टी सिस्टम इम्पोज किया है। तो हम क्या देखते हैं कि अब जो रसिया है वो क्या हो रहा है, वन पार्टी सिस्टम हो रहा है रसिया में। ठीक है, रसिया में सिर्फ एक पार्टी रहेगी, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी या बोल्शेविक पार्टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, रसिया में अब कम्प्लीटली रसिया में एक पार्टी का रूल हो गया। इस पार्टी के अगेंस्ट जो भी होंगे वो इलीगल कहे जाएंगे। रसिया में जो भी ट्रेड यूनियंस थे अब उनके ऊपर किसका कंट्रोल होगा, देखिए जो भी ट्रेड यूनियंस थे दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ बोल्शेविक्स। ठीक है, रसिया में जो भी एसोसिएशन है वो बोल्शेविक्स के अंडर हो जाएंगे। उसके बाद जो भी लोग बोल्शेविक्स के अगेंस्ट थे, जो बोल्शेविक्स को अपोज करते थे, तो उनके अपोजिशन को दबाने के लिए, विरोध को दबाने के लिए एक सीक्रेट पुलिस बनाई गई जिसका नाम था चेका। क्या नाम था, चेका नाम था। एक सीक्रेट, व्हाट वाज चेका, चेका वाज अ सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रसिया में क्या किया गया है, बोल्शेविक्स के विरोध में अगर कोई कुछ भी कह रहे हैं तो उनको क्या किया जाएगा, ऑप्रेस किया जाएगा। एक तरीके से रसिया में बोल्शेविक्स ने क्या किया है, सेंसरशिप इम्पोज किया है। ठीक है, देखिए ये स्टार्टिंग में हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी ऐसा ही कुछ देखा था कि जैकोबिन आते हैं पावर में, लोगों के राइट्स की बात करते हैं, और जब खुद पावर में आते हैं तो सेंसरशिप इम्पोज कर देते हैं। यही कुछ हम लोगों ने क्या देख रहे हैं, रसिया में भी देख रहे हैं कि जो सोशलिस्ट पावर में आ रहे हैं और पावर में आने के बाद ये खुद से सेंसरशिप इम्पोज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग बोल्शेविक्स को सपोर्ट किए थे स्टार्टिंग में, रसिया में देखा हम लोगों ने सोशलिस्ट के दो सेक्ट देखे हैं, दो ग्रुप देखे हैं। तो जो नॉन बोल्शेविक्स थे, ठीक है, जो लिबरल्स थे, उसके अलावा हम और क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे रसिया में अभी भी ऑटोक्रेसी के भी सपोर्टर हैं। तो ये सब क्या थे, लेनिन के या बोल्शेविक्स के अगेंस्ट होते चले गए। रसियन लोग अभी कंफ्यूज होते जा रहे थे कि वो जिस सोशलिस्ट का सपोर्ट कर रहे थे, जिस सोशलिज्म को रसियन लोगों ने सपोर्ट किया,
क्या वो यही सोशलिज्म है? क्या ये वही सोशलिज्म है जो लोगों को सेंसरशिप दे रहा है? क्या ये वही गवर्नमेंट है जो अपने क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं कर रही है? तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं टॉपिक 4 में। ओके, टॉपिक 4 में क्या देखे हम लोगों ने कि अक्टूबर के बाद रसिया में क्या चेंजेज हुए। बात समझ में आ रही है? बोल्शेविक का पावर में आना, बोल्शेविक्स के अपने सोशलिस्ट एजेंडे को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, अक्टूबर के बाद ये हो रहा है। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और आते हैं टॉपिक नंबर 4.1। टॉपिक नंबर 4.1 डील करता है रसिया में हो रहे सिविल वॉर को। सिविल वॉर क्या होता है? सिविल वॉर का मतलब होता है कि जब एक ही देश के लोग आपस में लड़ने लगे तो वो कहलाता है सिविल वॉर। क्या कहलाता है? सिविल वॉर। अब ये जो टॉपिक 4.1 है, द सिविल वॉर, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि रसिया में 3 ग्रुप हैं। एक ग्रुप है प्रो बोल्शेविक्स। प्रो कहने का मतलब क्या है कि ये बोल्शेविक्स के सपोर्टर्स हैं, ठीक है। एक रसिया में अभी भी ग्रुप हैं जो सोशलिस्ट हैं लेकिन वो नॉन बोल्शेविक्स हैं, ठीक है ना। ये सोशलिस्ट हैं लेकिन वो बोल्शेविक से अलग आइडिया है। और एक अभी भी हैं जो मोनार्की के सपोर्टर हैं, गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं, ऑटोक्रेसी के सपोर्टर हैं। तो इनको आप कह सकते हैं प्रो गवर्नमेंट्स। प्रो वर्ड का मतलब ही हो जाएगा कि उनको सपोर्ट करने वाला। प्रो बोल्शेविक्स मीन्स सपोर्टर ऑफ बोल्शेविक्स, नॉन बोल्शेविक्स और प्रो गवर्नमेंट। अब क्या हुआ कि देखिए, अभी तो जो बोल्शेविक्स पावर में उसके अगेंस्ट में ये और गवर्नमेंट के सपोर्टर वाले, इनके मेजर से ये बिल्कुल डिफर है। बोल्शेविक्स ने जो स्टेप्स लिए हैं उसको ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि बोल्शेविक्स को सपोर्ट किसका मिला? ज़्यादातर पीजेंट्स का बहुत सपोर्ट मिला है ना, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, ठीक है। उसके बाद देखिए, जब इन्होंने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया तो रसियन आर्मी ना टूटने लगी। रसियन आर्मी में ब्रेकअप होता है। वो ब्रेकअप किस लिए होता है? क्योंकि आर्मी में जो ज़्यादातर सोल्जर्स थे वो गांव साइड से थे, रूरल एरिया से थे, ठीक है। जब उन्होंने ये सुना कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किसान ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, तो ये भी क्या करेंगे? गांव की तरफ जाएंगे लैंड हासिल करने के लिए, ठीक है। ये जो लोग हैं नॉन बोल्शेविक्स या प्रो गवर्नमेंट, उन्होंने इस स्टेप को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया कि जो ये रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स है, कि नोबेल्स के ज़मीन पे कंट्रोल करना, छीन लेना उनसे, उनको कॉन्फिस्केट करना, इस स्टेप की ये काफ़ी निंदा कर रहे थे। और इन्होंने क्या किया, ये इनके जो लीडर्स हैं ये साउथ रसिया की तरफ मूव किए। साउथ रसिया में गए, वहाँ पे इन्होंने अपने सपोर्ट में ट्रूप्स ऑर्गेनाइज किए। ट्रूप्स मतलब आप दल कह लीजिए, दस्ता कह लीजिए, अपने सपोर्टर्स को इकट्ठा किया बोल्शेविक्स के अगेंस्ट, ठीक है। रसिया में ना टोटली आप 3 ग्रुप देखेंगे। एक आप देखिएगा रेड जो ग्रुप है, ठीक है। रसिया में 3 ग्रुप लेके चलेंगे हम लोग, रेड्स, वाइट्स एंड ग्रीन्स। रेड्स, वाइट्स एंड ग्रीन्स। जो रेड्स हैं वो बोल्शेविक्स के सपोर्टर हैं, प्रो बोल्शेविक्स कहलाएंगे रेड्स, नॉन बोल्शेविक्स कहलाएंगे ग्रीन्स, और जो वाइट्स हैं वो किसके सपोर्टर हैं? गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं। तो इनके बीच में ना रसिया में क्लैश होता है। क्लैश मतलब लड़ाइयाँ, संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट्स, यही कहलाता है सिविल वॉर। सो व्हाट वाज रशियन सिविल वॉर? तो रशियन सिविल वॉर वाज अ क्लैश अमॉन्ग 3 groups of Russia, या a clash among Reds who were supporters of Bolsheviks, Greens who were supporters of non-Bolshevik socialists, and Whites who were supporters of government or monarchy. So a clash among Reds, Greens and Whites. Okay? आ रही है बात समझ में? ये रसिया का सिविल वॉर है। अब इसमें क्या हुआ कि रसिया में इसके कारण सिविल वॉर होता है। रसिया में लूट, वायलेंस, मर्डर, बहुत बड़े पैमाने पे हिंसा होती है रसिया में, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट के सपोर्टर वाले वाइट्स ग्रुप्स हैं, इन्होंने क्या किया, ये क्या कर रहे थे, जिन पीजेंट्स ने नोबेल की ज़मीन पे कब्जा किया था, कंट्रोल किया था, उनको बहुत सिवियरली पनिश किया, ठीक है। बहुत सिवियरली पनिश किया गया उन पीजेंट्स को जिन्होंने नोबेल्स के ज़मीन पे कंट्रोल किया था। इनके सख्ती से क्या हुआ कि जो पीजेंट्स का वो ग्रुप जो बोल्शेविक्स के अगेंस्ट था, वो फिर से बोल्शेविक्स को सपोर्ट करने लगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि रसिया में एक सिविल वॉर हम लोग देख रहे हैं।
रूस में सिविल वॉर स्टार्ट होता है, हर जगह लूट, हत्या, डकैती, वायलेंस, रसिया में यही हो रहा है। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के जो सपोर्टर्स हैं, जिनको हम वाइट्स कहते हैं, उन्होंने पीजेंट्स को सप्रेस करना स्टार्ट किया। ठीक है, इस सिविल वॉर में रिजल्ट क्या आता है देखिए, इस सिविल वॉर में भी फाइनल विक्ट्री ना बोल्शेविक्स की ही होती है। ये जो बोल्शेविक्स होते हैं ना, इनको नॉन रशियन स्टेट्स का भी सपोर्ट मिलता है। हमने पढ़ा है ना यूएसएसआर, तो इसमें रसिया के अलावे उस रीजन के और भी स्टेट्स थे, तो उनका सपोर्ट मिला है। और एक जदीदिस्ट हैं, जदीदिस्ट हमने पीछे देखा है कि ये जो जदीदिस्ट हैं ये क्या थे, इस्लामिक रिफॉर्मर थे। इस्लामिक रिफॉर्मर थे ये, रशियन अम्पायर में रहने वाले इस्लामिक रिफॉर्मर थे। तो इन नॉन रशियन का भी सपोर्ट मिला है, जदीदिस्ट का भी सपोर्ट मिला है बोल्शेविक्स को, और बोल्शेविक्स ने इस कॉन्फ्लिक्ट को क्या किया है, जीत लिया है। ठीक है, अब देखिए रसिया में क्या, रसिया को जो सपोर्ट करने वाले नॉन रशियन स्टेट्स हैं, रसिया ने क्या किया है, वहाँ पे भी अपनी सुप्रीमेसी स्टार्ट करनी शुरू की। अभी रसिया में कौन है, बोल्शेविक्स। तो ये जो बोल्शेविक्स हैं, दे ट्राइड टू एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी इन नॉन रशियन स्टेट्स हु वर फॉलोड हु सपोर्टेड रशियन बोल्शेविक्स आइडिया। ठीक है, तो जिन्होंने रसिया को सपोर्ट किया था, रसिया ने वहाँ पे भी बोल्शेविक सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। ये हम लोग देख रहे हैं कि रसिया ने क्या किया, बोल्शेविक्स का जो सुप्रीमेसी है यूएसएसआर के अलग अलग स्टेट में भी डालने की कोशिश की है। अब आते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 4.2 पे। टॉपिक नंबर 4.2 हम लोग देखते चलते हैं। टॉपिक नंबर 4.2 है हम लोगों का, मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी कहने का मतलब क्या है कि रसिया को किस तरीके से सोशलिस्ट बनाया जा रहा है, हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 4.2। देखिए हम लोगों ने क्या देखा है कि रसिया में जब बोल्शेविक्स पावर में आए तो उन्होंने क्या किया है, इंडस्ट्री का, बैंक्स का क्या किया है, नेशनलाइजेशन किया है, यही है ना। लैंड को क्या किया इन्होंने, रीडिस्ट्रीब्यूट किया है, लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया, यहाँ पे बैंक्स को नेशनलाइज किया गया है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, पीजेंट्स को अलाउ किया कि आप नोबेल्स की ज़मीन पे अटैक कीजिए, उसको कन्फिस्केट कीजिए। ठीक है, एक ना इन्होंने क्या किया, रसिया में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जब बोल्शेविक्स पावर में आते हैं तो ये एक आइडिया लाते हैं 5 ईयर प्लान का। 5 ईयर्स प्लान का मतलब क्या था कि रसिया के इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए 5-5 साल का एक टारगेट सेट किया जाएगा रेगुलरली। यही 5 ईयर प्लान ना बाद में जब हम लोग आज़ाद होते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये 5 ईयर प्लान का आइडिया भी एडॉप्ट किया गया है। ठीक है, अब ये 5 ईयर प्लान हटा दिया गया है हमारे यहाँ से, अब उसकी जगह ले ली है नीति आयोग ने। ठीक है, तो ये जो 5 ईयर प्लान था आज़ादी के बाद हमारी गवर्नमेंट ने भी इसको फॉलो किया था। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि इंडिया में 5 ईयर प्लान्स का आइडिया कहाँ से बोरो किया गया, कहाँ से अडॉप्ट किया गया, तो हम कह सकते हैं कि द इंडियन लीडर्स और इंडियन गवर्नमेंट एडॉप्टेड द आइडिया ऑफ 5 ईयर्स प्लान्स फ्रॉम रसिया। ओके, तो यहाँ पे रसियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एक प्लान, एक प्रोग्राम बनाया गया 5-5 साल के लिए, जिसको हम कह सकते हैं 5 ईयर्स प्लान। ओके, 5 ईयर प्लान में रसिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए टारगेट सेट किए गए। यहाँ देखिए इस 5 ईयर प्लानिंग का रिजल्ट क्या निकला है रसिया में, तो आप ऐसे देख सकते हैं, रिजल्ट्स ऑफ प्लानिंग या रिजल्ट्स ऑफ 5 ईयर प्लानिंग। ओके, देखिए 5 ईयर प्लानिंग रसिया में इंट्रोड्यूस करने का एक फ़ायदा ये हुआ कि जो यहाँ पे प्राइस थे ना वो कंट्रोल हो गए, जो एसेंशियल चीज़ों के प्राइस थे वो कंट्रोल हुए। ठीक है, कुछ इंडस्ट्री में 100% तक का ग्रोथ देखा गया, जैसे कोल हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, तो ऐसे इंडस्ट्रीज में 100% तक का ग्रोथ नोटिस किया गया है। देखते हैं 100% ग्रोथ इन कोल, स्टील, ऑयल। ठीक है, कुछ ऐसे इंडस्ट्री थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए इसके भी ड्रॉबैक होंगे। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, वर्कर्स पे जोर दिया जाएगा। प्रोडक्शन कहीं भी बढ़ेगा तो जब वर्कर्स से ज़्यादा काम लेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो वर्कर्स पे ज़्यादा जोर दिया गया, वर्कर्स के ऊपर प्रेशर डाला गया। ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाने के कारण जो वर्कर्स पे प्रेशर दिया गया, ठीक है, उनके फैसिलिटीज़ काफ़ी कम हुए।
वर्किंग कंडीशन जो है वो मिजरेबल होते जा रहे थे। ठीक है, देखिए ये रशियन रिवॉल्यूशन का आइडिया ही वर्कर्स के वेलफेयर को लेके आया है, वर्कर्स के इंटरेस्ट को लेके आया है। ठीक है, लेकिन फाइनली हम लोग फिर कहाँ आ रहे हैं, उसी कंडीशन पे आ रहे हैं कि वर्कर्स के इंटरेस्ट की बात हो रही है और सोशलिज्म के टारगेट हैं, सोशलिज्म के एम्बिशन को पूरा करने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फिर से वर्कर पे ही स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है, पेज नंबर 42 पे आप देखिएगा सेकंड पैराग्राफ में, तो आपको बताया जाएगा कि ये सेकंड पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन थी वर्कर्स के लिए, कि उनके पास इवन टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं होती थी। जो बेसिक एमेनिटीज़ चाहिए एक वर्कर को फैक्ट्री में, उसकी भी कमी देखी जा रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि देखिए वर्कर को प्रॉब्लम तो हुई है, अपनी तरफ से गवर्नमेंट ने कोशिश किया है, बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं कि वर्कर्स को फैसिलिटी मिले, वर्कर्स को बेनिफिट्स मिले और रसिया को एक सोशलिस्ट बनाया जा सके। जैसे क्या क्या फैसिलिटी ली गई है देखिए। ठीक है, स्टेप्स फॉर वर्कर्स वेलफेयर आप कह सकते हैं इसको। स्टेप्स फॉर वर्कर्स वेलफेयर में देखिएगा तो यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको एक्सटेंड किया गया है। रसिया ने अपने एजुकेशन सिस्टम को एक्सटेंड किया है, एक्सटेंडेड एजुकेशन सिस्टम फॉर पीजेंट्स एंड वर्कर। ठीक है, सेकेंड, जो ये फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर हैं या पीजेंट्स है, ये अरेंजमेंट किया गया कि वो भी यूनिवर्सिटी लेवल का एजुकेशन हासिल कर सके। सो अरेंजमेंट फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, कि जो वर्कर हैं या पीजेंट्स हैं वो भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन को अचीव कर सके। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा तो रसिया में ना फैक्ट्री में देखिए रसिया में क्रीचेज सेटअप किए गए। क्रीचेज का मतलब क्या होता है, जहाँ छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, नर्सरी आप कह सकते हैं। तो वहाँ पे जो फैक्ट्री वर्कर थे उनके बच्चों के केयर के लिए, वुमेन के केयर के लिए क्रीचेज बनाए गए। क्लियर है, बात समझ में आ रही है कि फैक्ट्री वर्कर के जो बच्चे हैं या वुमेन हैं उनके देखभाल के लिए क्रीचेज बनाए गए हैं। ठीक है, वर्कर्स को ना सस्ता, देखिए चीप हेल्थ केयर फैसिलिटी वाज प्रोवाइडेड फॉर वर्कर्स। चीप हेल्थ केयर कहने का मतलब क्या है कि मजदूरों का सस्ता में इलाज हो सके। हम क्या देख रहे हैं कि देखिए रशियन रिवॉल्यूशन आता ही इस चीज़ पे है कि वर्कर्स पे ज़्यादा ध्यान दे। ठीक है, हमने देखा कि अभी जस्ट पीछे देखा है कि वर्कर्स के ऊपर स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि वर्कर्स के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखा जा रहा है। वर्कर्स के फ़ायदे के लिए भी गवर्नमेंट स्टेप ले रही है ऑफिशियली। ठीक है, क्या क्या देख रहे हैं कि उनको पढ़ाने का इंतजाम किया गया, वो हायर एजुकेशन अटेंड कर सकते हैं, उनके बच्चों के लिए, औरतों के लिए क्रीचेज बनाए गए, वर्कर्स को चीप हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल सके। ठीक है, और वर्कर्स के रहने के जो क्वार्टर थे वो एक मॉडल स्टैंडर्ड का हो, एक स्टैंडर्ड का क्वार्टर हो। तो मॉडल क्वार्टर कहने का मतलब हो गया कि एक स्टैंडर्ड क्वार्टर, रहने लायक ठीक ठाक उनको क्वार्टर मिले, मॉडल क्वार्टर्स फॉर वर्कर्स। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि रसिया में मजदूरों के इंटरेस्ट को, रसिया को सही तरीके से सोशलिस्ट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ काम किया है। ओके, चलिए अब इसी के साथ हम लोग आते हैं टॉपिक नंबर 4.3 में। 4.3 पे हम लोग आते हैं स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। ठीक है, स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। देखिए हम लोगों ने ये चीज़ समझ रखा है कि किसी भी आदमी के नाम के साथ अगर ISM आता है या किसी भी वर्ड के साथ, तो उसका मतलब क्या होता है, आइडिया। ISM किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आइडिया को। तो स्टालिनिज्म कहने का मतलब क्या हुआ, स्टालिन का आइडिया। सो स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, हम इसको ये समझते हैं कि स्टालिन ने रसिया में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक आइडिया दिया है। वो आइडिया ये था कि जो रसियन पीजेंट्स हैं वो इंडिविजुअल फील्ड्स में खेती नहीं करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, जो भी किसान हैं वो मिलके कोलखोज पे खेती करेंगे। कोलखोज कहने का मतलब हो गया कलेक्टिव फार्म्स। कलेक्टिव फार्म मतलब सारे किसान क्या करेंगे, मिलके एक खेत पे खेती करेंगे। ये जो कोलखोज होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, सबके ज़मीन को अपने कब्जे में लेगी। इंडिविजुअल जो लैंड्स है उसको किस में लेगी, अपने कंट्रोल में लेगी। ठीक है, जैसे ये इंडिविजुअल लैंड्स हैं,
ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको अपने कंट्रोल में ले लिया, ये कोल खोज हो गया। जो पीजेंट्स पहले अलग अलग खेती कर रहे थे, अब वो यहाँ खेती करेंगे और जो भी प्रोडक्शन होगा उन किसानों में बांट दिया जाएगा। यही आइडिया कहलाता है कलेक्टिवाइजेशन। क्लियर है? चलिए एक एक करके इसको अच्छे से समझते हैं, टेक्स्ट बुक के हिसाब से इसको देखते हुए चलते हैं। देखिए रसिया में क्या होता है ना, लेनिन के मरने के बाद स्टालिन पावर में आता है, जोसेफ स्टालिन, ठीक है, रसिया के में पावर में आता है। ओके, जब स्टालिन पावर में आता है, देखिए जो रसिया में जो प्लान्ड इकोनॉमी लाया गया था, 5 ईयर्स प्लान लाए गए थे, ठीक है, वो तो रसिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रख के लाया गया था, लेकिन उसका जो रिजल्ट था, उसके रिजल्ट पे ना इस कलेक्टिवाइजेशन का ड्रॉबैक देखने को मिला। रसिया में वो इतना काफ़ी नहीं था, 5 ईयर प्लान भी आगे जाके सक्सेसफुल नहीं होता है। रसिया में ना बहुत ज़्यादा फूड की किल्लत महसूस की जाती है 1927-28 में। 1927-28 में देखिएगा तो रसिया में फूड शॉर्टेज था। ओके, ठीक है। इस फूड शॉर्टेज के कारण क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करने के लिए प्राइस को फिक्स किया, ठीक है। जो पीजेंट्स थे उनको फोर्स किया कि वो अपना प्रोडक्शन किसको दें, गवर्नमेंट को दे, ठीक है। प्रोडक्शन किसको देंगे, गवर्नमेंट को। जो पीजेंट्स हैं वो इस फिक्स्ड प्राइस पे अपना प्रोडक्शन बेचने को एग्री नहीं थे, वो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के ऑर्डर को रिफ्यूज कर दिया। अब गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि कंट्री साइड में जो किसान हैं, जो पीजेंट्स हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा फूड स्टॉक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने वर्कर्स को कंट्री साइड में भेजा ताकि यहाँ पे जहाँ भी उन्हें लग सकता है कि फूड स्टॉक है वो उसको अपने कंट्रोल में लेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट ने कड़े स्टेप लेने शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने अपने वर्कर्स को भेजा कंट्री साइड में कि जहाँ पे भी फूड स्टॉक हो सकते हैं वो उसको रेड करे और स्टेट के कंट्रोल में ले। तो गवर्नमेंट के जो वर्कर्स थे उन्होंने क्या किया, कंट्री साइड में गए और जो कुलक्स थे, कुलक्स कहने का मतलब क्या है, जो कुलक मीन्स रिच पीजेंट्स, ठीक है, रिच लैंडलॉर्ड्स कह लीजिए या पीजेंट्स कह लीजिए। रसिया में जो ठीक ठाक हालत में जो किसान थे, वैसे किसान जिनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, वेल टू डू रशियन पीजेंट्स वर नोन एज कुलक्स, और कुलक्स वर वेल टू डू रशियन पीजेंट्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट के वर्कर ने इन पे अटैक करना शुरू किया, इनके स्टॉक पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने पीजेंट को फोर्स किया है कि वो अपना सामान, अपना प्रोडक्शन गवर्नमेंट को बेचेंगे। गवर्नमेंट ने स्पेक्यूलेशन को बैन कर दिया। स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है, स्पेक्यूलेशन का मतलब हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो ट्रेडर्स ज़्यादा मात्रा में फूड स्टॉक करके रखते हैं, अनाज वो ज़्यादा खरीदते हैं, प्रोडक्शन को पहले इसलिए खरीदते हैं ताकि वो फ्यूचर में उसको अच्छे दाम पे बेच सके, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं स्पेक्यूलेटर, और इस ट्रेड को क्या बोलेंगे, इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन मतलब जो फ्यूचर के प्रॉफिट को ध्यान में रख के प्रेजेंट में कोई चीज़ खरीद के स्टॉक करते हैं, ठीक है। शेयर मार्केट में भी हम लोग ऐसा सिस्टम देखते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को इसलिए बैन कर दिया कि इससे क्या होता है, मार्केट में सप्लाई डिस्टर्ब होती है फूड की। तो मार्केट में फूड सप्लाई सस्टेन करने के लिए गवर्नमेंट ने स्पेक्यूलेशन को बैन किया, गवर्नमेंट ने फूड के प्राइस फिक्स किए, ठीक है। गवर्नमेंट ने कंट्री साइड में कुलक्स के स्टॉक पे रेड करना शुरू किया, उनके जो अनाज थे, उनके जो लैंड्स थे, उसके ऊपर अपना गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया कुलक्स के प्रॉपर्टी पे, ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि रसिया, देखिए स्टालिन को ये लग रहा है कि रसिया में प्रोडक्शन नहीं बढ़ने का एक मेन कारण ये है कि लोग ना इंडिविजुअली खेती करते हैं, इंडिविजुअल लैंड पे खेती करते हैं। तो इस सिस्टम को इसने क्या किया, लोगों को फोर्स किया कि अब जो भी रसिया में लैंड्स हैं, रसिया के जो भी लैंड्स हैं वो किसके अंडर में आएंगे, स्टेट के अंडर में आएंगे लैंड्स। लोग क्या करेंगे, सारे लोग यहाँ पे फार्मिंग करेंगे, ठीक है। ये कलेक्टिव लैंड कहलाएगा कोलखोज। कोलखोज वाज कलेक्टिव लैंड, people were forced to farm in that collective land, okay, and the profits were shared among people.
लोगों को फोर्स किया गया कि वो कलेक्टिव लैंड में खेती करेंगे। जो लोग इस चीज़ के अगेंस्ट थे उनको मारा जाता था, गवर्नमेंट ऑप्रेस करती थी। इस आइडिया के अगेंस्ट जो भी थे उनको स्टेट के विरोधी बता के उनको क्या किया गया, डिपोर्ट किया गया। डिपोर्ट का मतलब उनके एक जगह से दूसरे जगह फोर्सफुल्ली किसी को शिफ्ट करना, एक्साइल किया गया, अपने जगह से बाहर किया गया उन्हें। ठीक है, देखिए रसिया के जो लोग थे स्टालिन के इस आइडिया से इतने गुस्से में थे कि वो जानबूझ के अपने लाइव स्टॉक ने क्या किया, रसियन लोगों ने अपने लाइव स्टॉक को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। ठीक है, स्टालिन के इस फैसले से लोग काफ़ी नाराज़ थे, उन्हें ये सही सिस्टम नहीं लग रहा। ठीक है, लोग ना इस सिस्टम से नाराज़ थे। आप देखिएगा तो 1929 से लेकर 1931 में रसिया का जो टोटल लाइव स्टॉक्स था वो कम होके 1/3 तक कम हो गया, उसमें वो कम होके 1/3 पे आ गया। यानी लोगों ने इनके फैसले के अगेंस्ट, स्टालिन के फैसले के अगेंस्ट अपने खेतों को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया, अपने लाइव स्टॉक को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। तो देखिए ऐसा यहाँ पे स्टालिन क्या क्लेम कर रहे हैं कि रसिया में डेवलपमेंट के लिए, रसिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, रसिया में फूड सप्लाई को सस्टेन करने के लिए कलेक्टिवाइजेशन ज़रूरी है। कलेक्टिवाइजेशन का मतलब एक बार फिर से देखते हैं कि एक इंडिविजुअल लैंड्स को मिला के कलेक्टिवली फार्मिंग करना। ठीक है, सो गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए, सिवियर मेजर्स लिए हैं कि लोग इस पर खेती करें। लेकिन इस सिस्टम के बावजूद भी रसिया में फूड प्रोडक्शन कम रहा, रसिया में बहुत ज़्यादा फेमिन्स आए हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं, लास्ट का लाइन देखिएगा। ठीक है, तो कलेक्टिवाइजेशन के बाद भी रसिया में फायदा जैसा जो डिजायर्ड सिचुएशन था वो नहीं देखने को मिलेगा। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली। इन फैक्ट द बैड हार्वेस्ट ऑफ 1930 to 1933 लेड टू वन ऑफ मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमिन्स इन सोवियत हिस्ट्री when over 4 million people died। देख रहे हैं ना कि कलेक्टिवाइजेशन के बावजूद भी अनाज की कमी के कारण, फैमिन के कारण 40 लाख से ज़्यादा लोग मरते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि जो किसान थे ना वो सोशलिज्म के अगेंस्ट थे। रशियन पीजेंट्स वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म, बस ये किस चीज़ के अगेंस्ट थे, ये कोलखोज में खेती नहीं करना चाह रहे थे, ये कलेक्टिवाइजेशन के अगेंस्ट थे। ये चाह रहे थे रशियन पीपल की वो अपने इंडिविजुअल फील्ड पे खेती करें। ठीक है, सो रशियन रिवॉल्यूशन का जो कलेक्टिवाइजेशन है या स्टालिन के द्वारा जो स्टेप्स लिए गए उसके जो पॉजिटिव या नेगेटिव प्रोस्पेक्ट हैं उसको हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं लास्ट के टॉपिक में, द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द USSR। देखिए रसिया में जो रिवॉल्यूशन हुआ है उसका दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ा है। ओके, इसको हम लोग कंक्लूजन कह सकते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन का दुनिया पे हम क्या प्रभाव देखते हैं। देखिए रसिया में जो बोल्शेविक्स पावर में आते हैं, बोल्शेविक्स का यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो रसिया में जो रिवॉल्यूशन हुआ है उसका दुनिया पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, दुनिया के और कंट्री कैसे उस पर रिजेक्ट कर रही है। देखिए रसिया में जिस तरीके से बोल्शेविक्स पावर कंट्रोल कर रहे थे, जिन्होंने जैसे पावर कंट्रोल किया, तो यूरोप के और जो सोशलिस्ट पार्टीज़ थे, जो सोशलिस्ट लोग थे, उन्होंने बोल्शेविक्स के तरीके का सपोर्ट नहीं किया। जिस तरीके से बोल्शेविक्स पावर में आए हैं उसको यूरोप के और जगह से सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से वर्कर्स ने स्टेट को कंट्रोल किया है, वर्कर्स कंट्रोल आप देख सकते हैं कि मज़दूरों का शासन आया है, इसने काफ़ी इंस्पायर किया। ये एक नया आइडिया था, तो ये एक इंस्पिरेशन था यूरोप में या दुनिया के और देशों के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि और देशों में, दुनिया के और देशों में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होने लगती है। हर जगह पे कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। ब्रिटेन में बनता है, ब्रिटेन में भी एक कम्युनिस्ट पार्टी बनती है। ठीक है, उसके बाद जो बोल्शेविक आइडिया के सपोर्टर्स थे, जो प्रो बोल्शेविक्स थे, इनका एक इंटरनेशनल एसोसिएशन बनता है जिसको कहा गया कॉमिनटर्न। कॉमिनटर्न का मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ कम्युनिस्ट्स। ठीक है, तो ये बोल्शेविक्स आइडिया में जो बिलीव करते थे उनका आइडिया था। कम्युनिस्ट, ये जो रशियन सोशलिज्म है, इसने उस टाइम पे जो कॉलोनीज़ थे उनको रिवॉल्यूशन के लिए काफ़ी इंस्पायर किया, उनको रिवॉल्यूशन के लिए इंस्पायर किया। अपने इंडिया में भी इससे इंस्पायर होकर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। ठीक है, हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे जैसे M.N. रॉय हैं,
वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए रशियन रिवॉल्यूशन से और उन्होंने इंडिया में भी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। तो हम ये देख सकते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा आइडिया लेके आती है जिसमें कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की जो बुराई है, जहाँ पे लेबर्स के, वर्कर्स के इंटरेस्ट को इग्नोर किया जाता है, उसको रिजेक्ट किया गया और या एक ऐसा आइडिया दिया जहाँ पे वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए, सोसाइटी में एक सोशल डेवलपमेंट हो, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, उसका एडवांटेज सोसाइटी के हर एक सेक्शन को मिले। ठीक है, तो ये था हम लोगों का रशियन रिवॉल्यूशन का चैप्टर। हम लोगों ने इसको 5 वीडियो में कवर किया है। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब इन 5 वीडियोज़ के बाद इस चैप्टर में ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।